तो अगर दूसरे प्रकार के व्यवसाय करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शिक्षा व्यवसाय की चीज़ नहीं है। देखते हैं कि हमारे यहाँ आचार्य को पूरा सम्मान दिया जाता है, बिल्कुल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। कोई भी बच्चा अपनी कोई भी बात सीधे आपसे वो सीधे मुझसे भी साझा कर सकता है। और हमारे टीचर्स ने भी इतना स्वतंत्रता उनको दे रखी है कि अपनी बात कहने में कहीं वो झिझकते नहीं। आपने कहा कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट देखना चाहिए, लेकिन अब आज के समय में इतने कानून आ चुके हैं कि टीचर बच्चे को डांट भी नहीं सकता है। नमस्कार सीतापुर, स्वागत है आपका सीतापुर के पहले पॉडकास्ट शो द सीतापुर अनप्लग शो में। हमारी कोशिश होती है कि इस शो पे हम ऐसे मेहमान लाएं जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें। तो इस एपिसोड में जो इस कड़ी में हमारे अगले मेहमान हैं वो है आनंदी देवी, विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्री राम निवास सिंह जी। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। धन्यवाद। तो सर कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो सर सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी यात्रा जो प्रधानाचार्य की तक का जो सफ़र था वो सीधे सीढ़ी आपने प्रधानाचार्य की चढ़ी या शिक्षक, या कहाँ से आपका कैसा यात्रा रही आपकी? देखिए, मैंने 99 में आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जो अपना सीतापुर में प्रतिष्ठित विद्यालय है जी, वहाँ पर मैथमेटिक्स लेक्चरर की वांट निकली थी। उसमें हमने अप्लाई किया और भगवान की कृपा से उसमें मेरा चयन हुआ। फिर मैं बराबर वहाँ काम करता रहा और एक दुखद घटना 2008 में घटित हुई जी, जिस समय हमारे प्रधानाचार्य जी रामशरण सिंह जी हुआ करते थे उस समय, तो अचानक उनका निधन हो गया। और उस समय पूरे स्टाफ की और प्रबंध तंत्र की ये राय बनी कि विद्यालय की जिम्मेदारी मुझे दी जाए। तो मैंने उस समय काम किया। काम करने के बाद चूँकि विद्या भारती योजना के अंतर्गत अपना विद्यालय चलता है, तो कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में दायित्व तो हमारे पास रहा। करीब 5 महीने काम करने के बाद में फिर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी प्रधानाचार्य के रूप में एक अन्य विद्यालय से स्थानांतरित होकर के आए और तब से मैं उनके साथ सहयोग में बराबर लगा रहा। तो एज ए सीनियर लेक्चरर काम करता रहा, विद्यालय की प्रमुख जिम्मेदारियों में इन्वॉल्व रहा। कई बार ऐसे प्रस्ताव आए कि बाहर जाने का आपको अवसर दिया जा रहा है, आप जाइए। तो कुछ पारिवारिक स्थितियां ऐसी थीं तो बाहर जाने में उस समय थोड़ी सी असमर्थता थी हमारे सामने। लेकिन 2018 में फिर अधिकारियों का आग्रह रहा कि प्रधानाचार्य के रूप में आपको जिम्मेदारी देनी है और आप इसके लिए मन तैयार कीजिए। तो मुझे लगा कि अब शायद पर्याप्त समय हो भी गया है, तो मुझे सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज इंदिरा नगर लखनऊ की ब्रांच में एज ए प्रिंसिपल भेजा गया। वहाँ पर काम किया, जो भी कर सकता था, जो प्रयास हो सकता था किया गया और एक अच्छा विद्यालय वहाँ भी चलाने का अवसर मिला। और सारा कुछ ईश्वर की कृपा से होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। उसके बाद फिर 2021 में इस विद्यालय में जो प्रधानाचार्य जी थे जी, उनका अवकाश प्राप्त कर लिए वो। तो उस समय फिर ये आग्रह हुआ कि आपको पुनः उसी विद्यालय में जाना है और आप वहाँ जा कर के ठीक से जैसा भी बेहतर हो सकता है करने का प्रयास करिए। तो उसी काम में लगा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया सर। तो ये बड़ा दुर्लभ होता है कि जहाँ पे आपने शिक्षक कार्य से शुरुआत की हो और उसी संस्था में आप प्रधानाचार्य तक ही पहुँचे, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब में रहता है जैसे आप कहीं पे एक लंबे अरसे तक की आपने सर्विस करी है, तो उसके बाद तो चलिए प्रिंसिपल आप बनते हैं, लेकिन सेम विद्यालय में अगर आप प्रिंसिपल बनते हैं जहाँ पढ़ा रहे हो, क्योंकि जब आप टीचर होते हैं तो आपका बिहेवियर स्टाफ के साथ अलग फ्रेंडली होता है, लेकिन जब आप प्रिंसिपल पे आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी अलग होती है, व्यवहार अलग होता है, क्योंकि पर्सनल हमारा भले ही कुछ हो, प्रोफेशनल अलग होता है, जहाँ पे लोगों का टांग खिंचाई अदर स्टाफ का जिनके साथ हम पहले खाते पीते थे बैठ के, तो ऐसा बड़ा रेयर होता है जो आपके साथ देखने को मिल रहा है। तो क्या दिक्कतें हैं जब आप टीचर के रूप में कार्य कर रहे थे वहाँ पे और अब आप जब प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर रहे हैं? मुझे कोई ऐसा बहुत अंतर नहीं महसूस हुआ। जो लोग साथ में काम करते थे उनके लिए उनके साथ में हम लोग काम कर ही रहे थे और सहयोग समर्थन सभी का पहले भी रहता था। और जब जिम्मेदारी मिली तो एक टीम वर्क डेवलप हुआ और टीम वर्क
के साथ में जब आप काम करते हैं तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें, और जब आप विद्यालय के लिए अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो फिर स्टाफ आपके साथ रहता है, और मुझे तो ऐसी कोई कठिनाई अभी तक फेस नहीं करनी पड़ी, और हमारा स्टाफ पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चल रहा है, और एक अच्छी प्रतिष्ठा विद्यालय की समाज में जा रही है। सर बहुत अच्छा लगा आपका सफर जान के, और एक तरीके से मैसेज भी इसमें छुपा हुआ है कि अगर आप मेहनत से कार्य करते हैं तो आप विद्यालय में शिक्षक कार्य से लेके प्रधानाचार्य तक भी अगर आप मेहनत से कार्य करते हैं तो आप सेम विद्यालय में पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि हम भी एक प्राइवेट टीचर हैं, और सर एक दशक में देखा जाए शिक्षा में काफ़ी बदलाव आया। जैसे जब हम पढ़ते थे तब टीचर को भगवान के रूप में देखते थे, और आज जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कई बार पेरेंट्स से मिलना होता है, वहाँ पे हम बच्चों को भगवान के रूप में देखते हैं। तो इतना बड़ा बदलाव आपको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, टीचर भी भगवान है और बच्चा भी भगवान है जी दोनों ही ईश्वर का अंश हैं। जी जी तो ये है कि टीचर बच्चे को भगवान माने और बच्चा टीचर को भगवान माने, ऐसा होना चाहिए। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो आज के समय की आवश्यकता है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस पर बड़ा काम किया गया है, और इसको लेकर के शिक्षा नीति वैसे तैयार की गई। शिक्षक को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया हमारे शास्त्रों में, गुरु गोविंद दोनों खड़े। लेकिन आजकल क्योंकि जब से शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया गया, कहीं ना कहीं शिक्षा की प्रेस्टीज गिरी है। हो सकता हो बातों में है, हम कहें कि शिक्षक भगवान के रूप में, जैसे आपने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं हम जमीनी स्तर पे देखते हैं तो टीचर, शिक्षा का व्यवसायीकरण जब से हुआ है तो टीचर की पेरेंट्स के नज़र में या रियल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पे एक टीचर की वैल्यू, कहीं ना कहीं डिग्निटी उसकी कम हुई है। देखिए, अपने यहाँ कहा गया है, अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। जी और ये सच है। शुरुआत टीचर को करनी पड़ेगी। अगर हम अपने को आइडियल रखेंगे, अपने को आदर्शवादी रखेंगे, जो भी एक मार्गदर्शक के रूप में, एक प्रेरक के रूप में, और जो अपेक्षा हम करते हैं समाज से, बच्चों से, वो जब हम खुद करके दिखाएंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। जैसे आपने कहा छात्र राष्ट्र निर्माता है, सहमत है आपसे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन छात्रों में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक जो जनरेशन आपको हम बात करना चाह रहे हैं, एक हम छोटी बात में कहें, एक जनरेशन गैप हम देखते हैं कि हम अपने सिर्फ एक छोटा सा 10 से 15 साल का कार्यकाल देखें, बच्चों के अंदर बहुत रूप से बड़ा बदलाव आया है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चा मानसिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। जिस तरीके से वो डिसीजन लेता है, जैसे हम आजकल मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, कहीं ना कहीं वो दबाव, वो मानसिक स्तर उसका पहले से काफी कम हुआ है। आप सहमत हैं क्या हमारी बात से? देखिए, थोड़ी सी समस्याएं तो हैं, लेकिन इन समस्याओं से अगर ठीक तरीके से निपटा जाए तो बच्चा उसी तरह से मजबूत दिखाई पड़ेगा जैसा उसको होना चाहिए। समस्या का कारण क्या है यहाँ पे? समस्याएं देखिए, टीचर के एंड से आ हम रही हैं, केवल जो पेरेंट्स से है, एंड से आ हम रही हैं। केवल ज्ञान पर ध्यान देते हैं, हम उसके सर्वांगीण विकास पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें बच्चे का शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, इस तरह से जो है पंचकोशात्मक विकास करने की बात सोचनी चाहिए। जब हम अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन कोशों का जब विकास करेंगे तो वो चीज़ जो आज देखने में आ रही है वो नहीं होगी, और विद्या भारती इस पर बड़ा काम कर रही है। जैसे आपने कहा कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट देखना चाहिए। जी जी बिल्कुल। लेकिन आजकल जो शिक्षा हमारी डिपेंड है, आधार है, वो कहीं ना कहीं अच्छे नंबर पे है। अच्छे नंबर है बच्चा अच्छा है, और खराब नंबर है बच्चा खराब है। कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स भी मानता है, टीचर भी मानता है, टीचर भी उसी को अच्छा मानता है। लेकिन उसका व्यवहार कैसा है, उसका अगर उसका व्यवहार भी क्लास में खराब है बट वो नंबर अच्छा है, तब भी हम उसे टॉपर की श्रेणी में ही गिनते हैं। देखिए, समस्या तो यहीं पर है। हम अच्छे अंकों से बच्चे का जी। मूल्यांकन करते हैं। बच्चे का मूल्यांकन उसके पूरे कार्य व्यवहार से किया जाना चाहिए। अच्छे अंक आज समाज की मांग है, जी जी लेकिन अच्छा अंक ले करके बच्चा अगर बुरा बने, आज आप देख रहे हैं जो भी आपको बड़ी बड़ी घटनाएं दिख रही हैं, तमाम टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो ये क्या कम दिमाग वाले लोग हैं क्या? बिल्कुल ये सहमत सब आपसे। अच्छे दिमाग के लोग हैं, लेकिन बात वही है, इनके अच्छे संस्कार नहीं है, इसलिए ये बुराइयों में पड़े हुए हैं। तो हम लोगों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा टीचर ही पहले पूरा विकास करता था,
और वहाँ पे टीचर दो तरीके से रूप अपनाता था, एक फ्रेंडली बिहेवियर भी रहता था और एक सख्त बिहेवियर रहता था। लेकिन अब आज के समय में इतने कानून आ चुके हैं कि टीचर बच्चे को डांट भी नहीं सकता है। कहीं ये जिम्मेदारी, कहीं ये बहुत बड़ा कारण तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। डांट करके शिक्षा देना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है, और ये अगर कोई टीचर करता है तो उसको इस पर विचार करना चाहिए, आखिर वो उसको ऐसी आवश्यकता पड़ती क्यों है। हमने अपने विद्यालय में एंगर फ्री एंड स्ट्रेस फ्री जोन बना रखा है, और बच्चों की जो भी समस्याएं हैं टीचर्स के साथ वो बहुत फ्रेंडली बात करते हैं। वो प्रिंसिपल ऑफिस में भी बहुत फ्रेंडली होकर के आते हैं, कहीं उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती है। और मुझे लगता नहीं है कि डांटने और मारने की आवश्यकता है बच्चों को सही दिशा देने के लिए। अगर आप उनको ठीक तरीके से प्रेरित करते हैं, ठीक तरीके से मोटिवेट करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो अपने अनुशासन में रह करके अच्छा काम करते हैं। वैसे क्योंकि हम तो जब शिक्षा में थे, टीचर तो हमारा भूत बना के मारते थे हमें, क्योंकि हम लोग कहते थे कि कहीं ना कहीं ये भी, जैसे एक हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम दाल की भी बात करते हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिलेगा, हम कुछ फैट की भी बात करते हैं, हम वहाँ पे चटनी की बात करते हैं, कड़वा भी, हल्का तीखा भी होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर टीचर बच्चे को, क्योंकि कई ऐसे हैं कि बच्चे को डांटा हो सकता सही कारण से हो, डांटने का मतलब नहीं है कुछ कह भी दिया, लेकिन अब अभिभावक क्या होता है, बच्चे को साथ में आके टीचर के खिलाफ कोई एक मतलब सूचना देना, प्रिंसिपल ऑफिस में सूचना देना या शिकायत के रूप में आना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, अगर आप बच्चे के साथ इस तरह से सोच रहे हैं कि उसका हर तरह से जो भी आपके एंड से हो सकता है उसके डेवलपमेंट के लिए, और यह बच्चा भी समझता है जी। जब आप उसके लिए पूरी तरह से त्याग कर रहे हैं, उसके साथ लगे हुए हैं, उसको आगे बढ़ाने में पूरा समर्पित हैं, तो फिर ये चीज़ें नहीं। बच्चे को भी समझना चाहिए कि उस टीचर भी उसका एटलीस्ट वो 7 से 8 घंटा टीचर के साथ रहता है, तो टीचर भी कहीं ना कहीं उसका 50% अभिभावक का रूप में जिम्मेदारी लेता है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स से ज़्यादा जिम्मेदारी वो बनाता है। नहीं, देखिए, हम ये कह रहे हैं कि टीचर को एक चीज़ ये ज़रूर ध्यान देनी चाहिए कि घर पर माता पिता उसके दो होते हैं जी। विद्यालय में टीचर दोनों का रोल प्ले कर रहा है, तब वो टीचर है। और अगर वो इससे हट करके चलता है तो फिर ये चीज़ें कहीं न कहीं जो समस्याओं वाली बात आपने बताई वो दिखने लगती है। वो आत्मीयता आनी चाहिए। आपने अभी बातचीत में एक एंगर फ्री और स्ट्रेस फ्री के बारे में जिक्र किया जी, ये क्या है आपके यहाँ विद्यालय में? देखिए, ऐसा है, हमारे विद्यालय में हम लोग जब से इस चीज़ को लॉन्च किए हैं तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट विद्यालय का। विद्यालय में आपकी अन्य शाखाओं में भी इस प्रकार देखिए, मैंने अपने यहाँ इसको प्रमोट किया हुआ है, बाकी आपके द्वारा संचालित किया गया? हाँ, जी, अपने यहाँ इसको प्रमोट किया है, और हमारे जितने विद्यालय हैं इस पर हमारे ऊपर के अधिकारी भी चर्चा कर रहे हैं, और वो लगभग धीरे धीरे दूसरी जगहों पर इस तरीके का मैसेज जा रहा है, और वहाँ भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सब बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमें। मैं भी व्यक्तिगत रूप में उस पर आपकी जो भी राय है उसको अमल लाऊंगा, और हमारे दर्शक भी लाएंगे। सर, आप जो प्रधानाचार्य हैं, एक ऐसी संस्था के हैं जो सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है, आरएसएस द्वारा संचालित है। कुछ इसके बारे में हमारे दर्शक बताना चाहेंगे, किस तरीके से संगठन काम करता है? देखिए, हमारा मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर क्षेत्र में काम कर रहा है जी। वो देश को, भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए अपने कार्य में अनवरत जुटा हुआ है, और हम लोग संघ का इस वर्ष शताब्दी वर्ष भी मना रहे हैं जी। तो अलग अलग तरीके का काम इसमें रहता है, राजनीतिक भी है, मजदूरों के बीच भी है, किसानों के बीच भी है, विद्यार्थियों के बीच भी है। तो हर तरह से अलग अलग प्रकार के संगठन अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती नाम का संगठन है, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, तो ये काम कर रहा है। तो एक, जैसा आपने बताया, ये विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी शैक्षिक संगठन के रूप में जाना जाता है। हमारे औपचारिक और अनौपचारिक कुल मिलाकर के देखा जाए तो देश भर में लगभग 25,000 के आसपास विद्यालय चल रहे हैं, और लगभग 35 लाख के आसपास भैया बहन इसमें अध्ययनरत हैं। करीब 1.25 लाख के आसपास टीचर्स
आचार्य परिवार है, आचार्य जी आचार्य बहनें हैं। ऐसे ही लगभग 11 लाख के हमारे पूर्व छात्र विद्या भारती के पोर्टल पर अपलोड हैं। तो एक बड़ा व्याप है विद्या भारती का, उसके अंतर्गत बड़ी हम लोग संख्या काम कर में रहे हैं। छात्र पढ़ भी रहे हैं, बड़ी संख्या में जी। छात्र पढ़ के जा भी चुके हैं। और कुछ विद्या भारती का एक अलग ही कल्चर है, जैसे अभी जी, जी, आपने कहा हम भैया बहन हाँ करके। जी जी जी, हमारे यहाँ संबोधन आचार्य दीदी, आचार्य जी और भैया जी, बहन जी, ऐसे संबोधन ही प्रयोग किए जाते हैं। इसी जो आप पारंपरिक ट्रेडिशनल बात करना चाह रहे हैं, शायद इसीलिए आपके यहाँ वेशभूषा भी टीचरों की कुर्ता पैजामा है। हाँ, पहले तो कुर्ता धोती थी, अब अभी भी जो अपनी इच्छा से पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं। सामान्य तौर पर कुर्ता पजामा पहनना अनिवार्य, स्कूल के तरफ से अनिवार्य नहीं है कुर्ता पजामा पहनना। नहीं, विद्या भारती में आचार्य वेश निर्धारित है। अच्छा अच्छा। तो आचार्य वेश कुर्ता धोती आज भी है, लेकिन यह है कि सुविधा की दृष्टि से कुर्ता पजामा लोग पहनते हैं और उसकी अनुमति रहती है। जब आपका पॉडकास्ट करना था इसलिए आज मैंने भी कुर्ता पजामा बहुत टाइम बाद पहना, काफी कंफर्टेबल है और हमारे देश की ही वेशभूषा है। जी बिल्कुल, नहीं पहनने में जब आप पहनते हैं तो मैं तो पहले जब नहीं आया था तो पहनता था और आचार्य बनने के बाद भी कुछ समय तक पहना, लेकिन अब तो लगता है कि ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, यही पहनना ज़्यादा अच्छा है। तो सर, एक आज़ादी के बाद से हमारी शिक्षा नीति चलती आ रही, बीच बीच में छोटे छोटे इम्प्लीमेंट हुए, लेकिन अब बहुत बड़े स्तर पे नई शिक्षा नीति 2020 लागू करी जा रही है। तो सबसे पहले सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जो हमारी शिक्षा नीति चल रही थी, इसमें कहाँ पे कमी थी जो हमें ये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता पड़ी? देखिए, जो शिक्षा नीति चल रही थी वो 10+2 पैटर्न पर चल रही थी जी। अब इसको 5+3+3+4 पैटर्न पर लागू किया गया है। और इसमें विशेष बात जो है वो ये है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, यानी हमारे पास सब कुछ था जी, लेकिन आज जो चीज़ें हमको पुरानी पद्धति में बताई जा रही हैं जी, तो उनके लिए हम जो पाश्चात्य देश हैं उनको हम मानते हैं कि वो उन्होंने सब कुछ किया, जबकि अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो रिसर्चेज में पहले ना हुआ हो। चाहे अपने जितने भी ऋषि महर्षि हैं बहुत कुछ हम लोगों को दे गए। तो ये जो ज्ञान परंपरा भारत की है, इसको लेकर के हम लोग गौरवान्वित हो सकें। और जिस तरीके से आज आवश्यकता है कि अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान से लेकर के जो स्किल डेवलमेंट की बात पहले रटने पे ज्यादा आधारित थी। हाँ, स्किल डेवलपमेंट, इस बार स्किल पर फोकस किया गया है इसमें। और ऐसी पीढ़ी निर्मित की जाए जो वैश्विक स्तर पर जो 21st सेंचुरी की आवश्यकता के अनुरूप वैश्विक स्तर पर अपने को कहीं पर प्रतिस्पर्धा में कम न पाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के एक ये नीति तैयार की गई है और बड़ी अच्छी इसमें चीज़ें हैं। जब मैं आपके बारे में अध्ययन कर रहा था तो ऐसा मालूम हुआ था कि आप भी एनईपी पे कोई पद जिम्मेदारी आपको भी विद्यालय से मिली हुई है, क्या जिम्मेदारी है वो? असल में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के द्वारा ये अपना जो पूरा भारत देश है 11 क्षेत्रों में बटा हुआ है जी। ऐसे ही प्रांतों की भी रचना है। तो अपना जो विद्यालय आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है, ये अवध प्रांत के अंतर्गत भारतीय शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसमें 13 जिलों में काम अपना रहता है और उन 13 जिलों की जिम्मेदारी एक प्रदेश निरीक्षक के नाते एक वरिष्ठ प्रधानाचार्य जो प्रमोट होकर के आगे बढ़ते हैं उनको दी जाती है। तो उसमें रहता है कि जो विद्यालय चलते हैं उस प्रांत के अंतर्गत, तो उसमें विद्या भारती के लगभग 30 के आसपास विषय हैं। तो उन 30 विषयों को लेकर के जो प्रधानाचार्य होते हैं अलग अलग विद्यालय में, उनको कोई उनको जिम्मेदारी दी जाती है। तो उसी के अंतर्गत हमको प्रशिक्षण विभाग की जिम्मेदारी भारतीय शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश की ओर से दी गई है। तो उसमें प्रांत प्रशिक्षण संयोजक के नाते मेरे पास दायित्व है। इसको लेकर के कई प्रकार की बैठकें, वर्ग, ये सब आयोजित होते रहे, तो उसमें मुझे जाने का सौभाग्य मिलता है। चलिए, जैसे आपने स्किल बेस की बात की, हम इस शिक्षा नीति के बारे में कई बार देखा है जहाँ पे बताया गया कि अगर किसी
ऐसे बच्चे को है जिसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कमजोर है, तो वो स्किल पे भी मेहनत कर सकता है। अगर प्लम्बर बनना चाहता है तो स्कूल उसको व्यवस्था कराएगा उस चीज़ में। वो अगर क्या कहते हैं इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता है, ये सब शहरी स्कूल में ज़्यादा देखने को मिल सकता है कि लैब वगैरह तैयार कर दी जाएगी। क्या गांव के क्षेत्र में उसी तरीके से लागू हो सकती है? देखिए, लागू ये हर जगह हो सकती है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो, अब ये ज़रूर है कि थोड़ा सा चैलेंजेस गांव में ज़्यादा होते हैं, हर जगह क्योंकि इस इसको। गांव में आज भी संसाधनों की कमी, क्योंकि हम शहर में रह रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन रियल जो हमारा असली भारत है वो गांव में बसता है। और वहाँ पे संसाधनों की, जहाँ रोड नहीं है, जहाँ मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे हम शिक्षा की एक डिजिटल शिक्षक कैसे बात कर सकते देखिए, हैं? समय थोड़ा सा लग सकता है, बाकी उस दिशा में कदम सरकार ने बढ़ा दिए हैं। जी तकनीकी क्षेत्र में रोज़ नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। रोड आजकल गांव-गांव बन रही हैं। तो इस समय जो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये डिजिटल क्रांति जो चल रही है इस समय, इसको गांव तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लगेगा। चलिए, प्राइवेट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़े कर लेंगे, क्या सरकारी स्कूल इस बदलाव के लिए तैयार है नई शिक्षा नीति के? देखिए, सरकार जीडीपी का एक बड़ा अमाउंट शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कर रही है, तो सरकारी स्कूल भी उसी तरह से कंपटीशन में रहेंगे, जैसा मेरा मानना है। तो एनईपी क्या कोई समय सीमा कोई तय की गई आपकी? आपके अनुसार कब तक ये पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाएगी? देखिए, लक्ष्य तो 2030 का है जी। लेकिन काम चल रहा है, तो अच्छा काम चल रहा है। समय जो भी लगेगा, लेकिन ये जब धरातल पर उतर जाएगी तो आपको एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा नई पीढ़ी में। किस परिवर्तन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? किस प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है? जैसे आज ही बच्चा अपना पढ़ता है, 10+2 का कल्चर चल रहा है, इसके बाद बच्चा आर्ट या कला में जाता है, विज्ञान वर्ग में जाता है, अपनी पढ़ाई को पूरा करता है। जब हम ये शिक्षा नीति लागू कर देंगे और आपका कहना है कि एक परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो किस प्रकार का परिवर्तन हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे नए जो राष्ट्र निर्माता हैं उनमें देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है जो मानवीय मूल्य हैं, जी जो संस्कार हैं, जो अपनी संस्कृति पर गर्व है, जी, जो एक हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, तो ये जब तक बच्चों को समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि वहाँ लोकल लैंग्वेज की भी बात की गई है, रीजनल हाँ, लैंग्वेज बिल्कुल की बिल्कुल जोड़ बिल्कुल दिया ऐसा गया है। मातृभाषा में शिक्षा की बात फाउंडेशन स्तर पर कही गई है, जो 5+3+3+4 पैटर्न है। अभी हम इसमें भी आएंगे कि जिस पैटर्न की आप बात कर रहे हैं, 5 ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन फिर भी एक आप, क्योंकि उसमें एक जिम्मेदारी भी आप निभा रहे हैं और आपने काफ़ी इसमें अवेयरनेस फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई है, तो इसको भी हम जानेंगे कि 5+3+3 का और जो +4 का पैटर्न है, ये क्या पैटर्न है? देखिए, ये 5 जो है शुरुआत का फाउंडेशन कोर्स है। इसमें 3 साल की बाल वाटिका, जिसको हम शिशु वाटिका कहते हैं अपने यहाँ, और फर्स्ट सेकंड ऐसे क्लासेज रहते हैं। इसमें अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। बहुत किताबों का बोझ नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं रहता है, मातृभाषा में चीज़ें होती हैं तो बच्चे को ठीक से समझ में आती हैं। ऐसे करके आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये आपका 3rd, 4th, 5th का आता है पैटर्न। तो इसमें बच्चे को किताबी ज्ञान भी दिया जाता है और साथ में और भी चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं। और 6th, 7th, 8th में जो अगला 3 पार्ट आता है, तो उसमें जो स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, कुछ न कुछ उसको जो है वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी अवेयर किया जाता है। तो ऐसे ही जो अगला है लास्ट का 4 है, तो उसमें भी कुल मिलाकर के जो लैंग्वेज है, तो अधिक से अधिक लैंग्वेज बच्चा सीखे और उसके अंदर स्किल्स डेवलप हों। वो साथ में मैंने सीखते सीखते जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उस पर भी गर्व करना शुरू करे, अपने कल्चर को जाने, अपनी संस्कृति को जाने, अपने देश को जाने, अपने कर्तव्यों को जाने। उम्मीद है कि इस शिक्षा नीति से काफी एक बड़ा बदलाव हमें भी जी बिल्कुल समूचे होगा। भारत में देखने को मिलेगा। बिल्कुल होगा। तो सर, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, नई चीजें जानने को मौका मिल रहा है। मुझे भी आनंद आ रहा है। जी बिल्कुल। सर, आपको नहीं लगता, जैसा भी आपने कहा, राष्ट्र निर्माता को जो पढ़ाता है, आज गवर्नमेंट टीचर अगर बात हटा दें तो प्राइवेट टीचर का जो मानदेय है, जो सैलरी है, काफी कम है। क्या कारण है जो सबसे बड़ा
भूमिका निभा रहा है देश बनाने में, और आज वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक लंबा वेट करता है, और कई तो ज़रूरतें पूरी भी नहीं हो पाती। एक आम जीवन जीने वाले के अलावा वो अपने कोई शौक पूरा प्राइवेट टीचर नहीं कर सकता है। मैक्सिमम स्कूलों में, कुछ अच्छे स्कूल हैं, संस्थागत हैं, जहाँ पे वो अच्छा सैलरी पे कर रहे हैं। लेकिन हम मैक्सिमम स्कूलों की बात करते हैं, वहाँ पे अच्छी सैलरी, यहाँ तक कि हालात ख़राब हैं कि कई टीचरों को 5-5, 6-6 हज़ार रुपए देखा मिल रहा होता है, सैलरी मिल रही होती है। तो क्या आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, ये तो भाई दुर्भाग्य की बात है। हाँ, कष्ट की बात है कि जो राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है जी, वो शिक्षा के व्यवसायीकरण के नाते एक कष्ट झेलने के लिए मजबूर है। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो लोग शिक्षा जगत में व्यवसाय की दृष्टि से आ रहे हैं, तो वो अगर दूसरे प्रकार के व्यवसाय करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शिक्षा व्यवसाय की चीज़ नहीं है। और इसको जो रीढ़ है, जी, जो विद्यालय की रीढ़ है, वो है अध्यापक, आचार्य। अगर वो ठीक प्रकार से अपने जीवन को नहीं जिएगा, उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं अगर नहीं पूरी होंगी, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ा पाएगा, कैसे कर पाएगा। तो ये चिंता की बात है। और इसको जो शिक्षा के व्यवसायीकरण में लोग लगे हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। व्यवसायीकरण तो बहुत एक बड़े स्तर पे हो चुका है। जैसे हमने टीचर तो चलिए उसका एक लाभ नहीं पा रहा है, क्योंकि काफ़ी लोअर सैलरी पेड है, लेकिन अभिभावक पे इस व्यवसायीकरण का बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। अगर आप आज छोटे बच्चों की बात करें, कुछ विद्यालय अगर हटा दिए जाएँ, तो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये महीने की फीस है। ये बड़े शहरों में आप जाएँगे, बड़े स्कूलों में जाएँगे, यहाँ 10-10, 12-12 हज़ार छोटे बच्चों के, नर्सरी के बच्चों की फीस है। तो इतना वैसा, इतनी कौन सी पढ़ाई, ऐसे कौन कभी एक्टिविटी के नाम पे, कभी किसी भी चीज़ के नाम पे, ये व्यवसायीकरण की ज़रूरत ही क्यों है? देखिए, जिस तरीके का आकर्षण वो अपने विद्यालय में दिखा करके और एक वर्ग विशेष है उसको वो आकर्षित करते हैं, तो अब लोग जाते हैं। कहीं न कहीं ये अभिभावक की भी गलती है, हाँ, वो थोड़ा इसको प्रेस्टीज इश्यू बनाया कि हमें इसी, क्योंकि पहले वो अधिक फीस का मतलब राजकीय अधिक अच्छा स्कूलों में, विद्यालय, ऐसा वो मानता है। तो अब ये उसका अपना है। हाँ, अभिभावक का है। हाँ बिल्कुल, मैं तो क्योंकि ये राजकीय कहूँगा, स्कूलों में भी पढ़ के लोग काफ़ी अच्छे बिल्कुल बने हैं। बहुत अच्छे आगे जी। निकले हैं, क्यों नहीं निकले हैं, हर जगह के लोग। अभिभावक प्रेस्टीज बना रखा है कि महंगी फीस है तो बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। अब ये उसका अपना है, लेकिन मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा जगत में जो लोग काम करना चाहते हैं, उनको ये ध्यान देना चाहिए, वो एक राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। तो उसमें इनकम जैसी बात वो अगर बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो फिर वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। शिक्षा लेकर व्यवसाय करें, शिक्षा का व्यवसाय ना करें। जी जी बिल्कुल। हाँ, चलिए, कहीं ना कहीं प्राइवेट टीचरों की हालात बड़े खराब हैं। क्लासरूम से सीटें गायब कर दी गई, कैमरे लगा दिए गए, कैसे वो काम कर रहे हैं। ये हम एक किसी भी विशेष विद्यालय की बात नहीं, ये हम जो बात करें पूरे एक एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आए 5 से 10 साल में, तो ये टीचर का शोषण हर वर्ग से होता है। क्योंकि खुद हम व्यक्तिगत प्राइवेट टीचर हैं, तो कहीं ना कहीं हम माफ़ी चाहते हैं, टीचर की ही भूमिका से एक सवाल आपसे कर रहे हैं। अब हम दूसरी जगहों के बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन जी, अपने यहाँ का जरूर बता सकते हैं कि जी, हमारे यहाँ आचार्य को पूरा सम्मान दिया जाता है। जी। और जो बातें आपने बताई कुर्सी हटा लेने वाली बात, मेरे यहाँ कुर्सी नहीं हटाई जाती अच्छा, आपके है, यहाँ कुर्सी बल्कि नहीं हटाई उनको जाती? सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वो इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं, जी। वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। अगर उनका ही सम्मान हम हटा देंगे, उनका ही सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर हम विद्यालय चला क्यों रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, आपके यहाँ, जैसे भी आपने कहा आपके यहाँ कैसा व्यवहार है? जैसे हम पहले पढ़ते थे, अगर प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया, इसका मतलब कोई ना कोई कांड, कोई ना कोई कार्य किया गया है, तभी प्रिंसिपल ऑफिस से बुलावा आया है। एक डर का माहौल होता था, एक रोंगटे, मतलब कि कहाँ से बुलावा आ गया। और कहीं ना कहीं माफ़ी चाहते हैं, शब्द बोल रहे हैं, प्रिंसिपल को लोग खड़ूस एक समझते हैं कि खड़ूस पर्सनालिटी है। आपके यहाँ आप बताइए, हमने कहा माफ़ी चाहते हैं, ये तो आप हमारे यहाँ आके देखिए तब समझ में तो आएगा। हम कहते हैं कि आपके यहाँ क्या वातावरण है बच्चों से, जैसे हमारे आपका यहाँ कैसा बिल्कुल व्यवहार? फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। कोई भी बच्चा अपनी कोई भी बात सीधे आपसे वो आके हाँ साझा वो कर सीधे सकते हैं। मुझसे भी साझा कर सकता है,
और हमारे टीचर्स ने भी इतना स्वतंत्रता उनको दे रखी है जी, कि अपनी बात कहने में कहीं टीचर वो और स्टूडेंट में झिझकते नहीं हैं। कम्युनिकेशन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, हम बच्चे को जानेंगे नहीं, तो फिर जी। बच्चे को शिक्षा कैसे देंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही। भाई पहले तो बच्चे को जानना पड़ेगा। जैसे सर सरकार मिशन शक्ति जैसे कई सारे कार्यक्रम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए चलाती है, क्या आपके विद्यालय में या विद्या भारती जो संस्था है कुछ महिला सशक्तिकरण के लिए कोई कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है जो बेटियां हैं जी उनको लेकर के कन्या भारती का गठन होता है। बालिका शिक्षा को एक अलग तरीके से उसकी व्यवस्था बना करके, और जो हमारी आचार्य बहनें हैं उनको जिम्मेदारी दी जाती है बालिकाओं की जो समस्याएं हैं, और जो उनको जिम्मेदारी दी जाती है तो कुछ दायित्व भी रहते हैं। तो उन दायित्वों को जब वो निर्वहन करती हैं तो कहीं न कहीं वो एम्पावरमेंट उनके अंदर आता ही आता है। किस प्रकार के दायित्व जैसे? देखिए, जैसे विद्यालय में उनकी भूमिका को लेकर के, जी जैसे एक कन्या भारती का जब गठन होता है तो 10 प्रकार की परिषदें रहती हैं। उसमें कैसे कैसे जो है, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शहर में जब आपका जो विद्यालय था वो सिर्फ बालकों के लिए था, बॉयज के लिए था, बॉयज के लिए फेमस था, और कुछ सालों से शायद आपने गर्ल्स का भी एनरोलमेंट शुरू किया, गर्ल्स भी आपके विद्यालय में पढ़ने लगे। ये 2016 से शुरू किया गया। 2016 से? हाँ, इस पर एक बार तत्कालीन प्रधानाचार्य जी के साथ बैठ करके और हम लोगों ने आपस में विचार किया कि हम अपने यहाँ बालिकाओं को क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं। जी अनुशासन के मामले में हमारी एक पहचान है। बिल्कुल। और कुछ अनुशासन को लेकर के ही समस्याएं जैसा ध्यान में आता था कि आती रहें, तो हम लोग इसको भी कर सकते हैं। और हम 50% आबादी को छोड़े दे रहे हैं, और कहीं न कहीं अभिभावकों की भी मांग थी कि आप अपने यहाँ बालिकाओं को क्यों नहीं पढ़ाते हैं। जी। तो इसको लेकर के जब चर्चा वार्ता हुई तो समाज का कैसे विश्वास हमको मिले, इसके लिए सबसे पहले हमने अपनी बेटी का एडमिशन वहाँ कराया। आपने अपनी? जी। और जब हमने उसका एडमिशन कराया और कुछ ऐसा हुआ कि उस साल 67 बालिकाएं पूरे विद्यालय में इनरोल हुई। ये लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि जो बदलाव हम चाहते हैं वो हम कहीं ना कहीं अपने शुरू करें। जी। और उसमें समस्या ये हुई कि मेरी बेटी के क्लास में सहयोग से वो कोई और बालिका का एडमिशन हुआ ही नहीं। उसने साल भर हमसे कहा, पापा आपने जो है हमारा एडमिशन हुआ तो कोई बालिका ही नहीं। हमने कहा बेटा तुमको कैसे आपने उसका क्या वातावरण एनवायरनमेंट दिया, क्योंकि गर्ल्स का एक अलग माहौल रहता है। वो देखिए, उसके लिए हम लोग सबसे बड़ी आपको ये देखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए कि सर ने सबसे पहले अपने से बदलाव शुरू किया गर्ल्स का, और इकलौती ये आपकी बेटी के लिए भी बड़ी बधाई की पात्र है जिसने ऐसे माहौल में रखा। आपने चैलेंजिंग सिचुएशन थी, लेकिन बीच बीच में बात करके उसको समझाते थे तो वो मान जाती थी, बहुत जाती थी। क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के। हाँ। आज की तो जब कोई नया आयाम आप लेते हैं, अगर आप आगे बढ़ करके खुद कुछ दिखाते नहीं हैं तो फिर विश्वास कैसे जीतेंगे लोगों का। तो हुआ कि वर्तमान समय में क्या संख्या होगी छात्र की और क्या संख्या होगी छात्राओं की? इस समय हमारे विद्यालय की संख्या 1850 है। उसमें से 550 संख्या हमारी बालिकाओं की है। तो काफी। हाँ बिल्कुल। हाँ, 67 से स्टार्ट करके आज हम जो है 550 पे जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं समाज का वो विश्वास हमको मिला है। समाज के विश्वास के साथ कहीं ना कहीं आपके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी, उसमें आपके योगदान को कहीं से भी ये तो मूल्यांकन समाज को करना रहता है। क्योंकि जब भी हम आपसे मिलने आए थे तो हमने आपके कच्छ के बाहर एक लाइन देखी थी कि कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए, और तारीफ वाली कोई बात हो तो सबको बताइए। हाँ, अगर समस्या मुझे नहीं पता चलेगी तो उसका निराकरण हम कैसे करेंगे। तो समस्या जब आती है, ध्यान में आता है कि हाँ ये जो समस्या आई है तो वो पहले तो कितना सही है तो उसको तो जितना जल्दी वो समाप्त हो जाएगी उतना ही अच्छा रहेगा विद्यालय के लिए। तो प्रधानाचार्य के रूप में आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या देखने को मिली? क्योंकि हमने कई बार देखा है कि आपका विद्यालय कोई विद्यालय हो, उतार चढ़ाव जीवन का सारांश है, तो कहीं ना कहीं बीच में संख्या बल आपके यहाँ भी कुछ कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ, तो कौन सी चुनौती आपको देखने को मिली? देखिए, चुनौती तो हम ये कह सकते हैं कि जो समय के साथ बदलाव हो रहा है जी, बदलाव के साथ अगर आप खुद को बदलते नहीं हैं जी, तो फिर आप जैसे तमाम ब्रांड आज पहले कभी नाम हुआ करते थे, आज वो दिखते नहीं हैं, वैसे आप भी हो जाएंगे, आप इतिहास बन जाएंगे। तो बदलते परिवेश में अपने को बदलना,
ये सबसे बड़ी चुनौती होती है और उसके लिए पहले से जागरूक रहना पड़ता है जी। कि क्या आगे आने वाला है और हमको क्या आगे लेना है, मैंने इनिशिएटिव क्या लेने हैं। तो कभी ऐसा आपको लगा चुनौती कि अब छोड़ देना चाहिए या दूसरे विद्यालय देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गैर सरकारी है, प्राइवेट है, कहीं आपको भी अच्छे ऑफर आए होंगे, कहीं मन नहीं हुआ कि अब कहीं और सेवा प्रदान की जाए? देखिए, शुरुआत में जब आए तो इतना ज़्यादा जी। संस्थान के प्रति और जिस तरीके का काम हम लोग कर रहे हैं उसकी जानकारी शुरुआत में नहीं थी, लेकिन जब आए और जब काम करना शुरू किया और जब गहराई तक देखा तो लगा कि इससे बेटर प्लेटफार्म हमारे काम करने के लिए फ़िलहाल कोई दूसरा नहीं है। चलिए, तो आप अभिभावक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे जब एडमिशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं 3 बोर्डों में पढ़ाई हमारे आसपास जनपद की बटी हुई है, जहाँ पे मुख्य रूप से 2 बोर्ड आपके हैं, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, और कुछ रूप से आईसीएसई बोर्ड भी धीरे धीरे अपनी जड़ें फैला रहा है। तो इस पे कंफ्यूज पड़ी रहते हैं गार्जियन की सीबीएसई है, यूपी है, आईसीएसई है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे या आप किसे किस रूप से देखते हैं? किस बोर्ड की पढ़ाई पढ़ाई तो हर बोर्ड की अच्छी है, लेकिन कहाँ आपके राय इस पे क्या है? देखिए, हमारा विद्यालय यूपी बोर्ड से संचालित है जी। और सीबीएसई बोर्ड का एक विद्यालय हम और डेवलप कर रहे हैं, उसमें हमने 1 से 5 की मान्यता ले ली है। अच्छा, मान्यता और ले ली है। और आगे जो है उस पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है धीरे धीरे, चूँकि हम लोग समाज ने हमको बनाया है, समाज के डोनेशन से, समाज के सहयोग से जो विद्यालय चल रहा है यूपी बोर्ड का, ये भी समाज के सहयोग से खड़ा हुआ और जो हम बना रहे हैं वो भी। तो कोई इस तरीके का नहीं है कि बहुत बड़ी कोई फंडिंग करने वाला हो और हम एकदम से बिल्डिंग खड़ी कर दें और चीज़ों को, तो धीरे धीरे करके करते हैं, लेकिन बेहतर करते हैं। तो आप भी और अच्छा करते हैं। ये आप हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं? सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय हम जरूर बना रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बोर्ड में अंतर की बात है तो अंतर कुछ नहीं है। सीबीएसई और यूपी बोर्ड की पढ़ाई में जो सिलेबस है बिल्कुल सेम सिलेबस है, कोई भी चीज़ बदली नहीं है। जो भी एनसीईआरटी पैटर्न पे बुक्स वहाँ भी चलती है, यहाँ भी चलती है, बस पेपर के पैटर्न में अंतर होता है, उसी को आप बदला हुआ कह सकते हैं। और अभी एक समस्या और आती थी यूपी बोर्ड में, शायद नंबरों के मामले में यूपी बोर्ड थोड़ी कंजूसी करता था, लेकिन अब नंबर भी उसी प्रकार से मिल रहे हैं। तो अब अंतर कुछ नहीं है, केवल ये लोगों के दिमाग में अंतर है कि सीबीएसई अच्छा है, यूपी नहीं अच्छा है, या यूपी अच्छा है, सीबीएसई नहीं अच्छा है। सब अच्छे हैं, बस ये है कि जहाँ पर अपने बच्चे ऑलराउंड डेवलपमेंट, जहाँ पर उनका सर्वांगीण विकास हो, वो अच्छा है। चलिए, अभी आपने इसे जिक्र किया सिलेबस का। अगर हम सिलेबस कुछ टाइम पहले देखें तो अच्छा खासा सिलेबस होता था, मतलब भर का, क्योंकि जब हमने पढ़ाई की या अभी भी हम देखते थे, पढ़ाते थे। कोविड के बाद से सिलेबस कभी 50%, कभी 30%, धीरे धीरे उसको कम। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि सिलेबस इतना कम? क्योंकि जब आप कंपटीशन पे जाते हैं तो एक आपको फिर वही एक लार्ज सिलेबस, बहुत बड़ा गैप कर दिया गया है इंटर की पढ़ाई और एक कंपटीशन की पढ़ाई में। देखिए, कंपटीशन की पढ़ाई जो है वो थोड़ा सा जो एकेडमिक पढ़ाई है उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो चीज़ें हम एकेडमिक पढ़ाई के समय सीखते हैं, कहीं न कहीं उनके बिना कंपटीशन की पढ़ाई भी नहीं हो सकती है। क्योंकि कोविड के बाद से सिलेबस को काफ़ी, आप एनसीईआरटी भी देखें, काफ़ी पहले मोटी साइज होती थी किताब की, अब किताब काफ़ी पतली होती जा रही है। तो ऐसा क्यों देखिए, जरूरत पड़ रही है किताब सिलेबस को मोटी कम करने की? से कुछ बहुत आप समझो बच्चे का भला होने वाला है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो एक बोझ जैसा बच्चे पर डाल दिया जाता है और वो बोझ के तले दब जाता है। तो उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत सिलेबस बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अन्य चीज़ें एक्टिविटी के माध्यम से और उसके इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से जो आप और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, उसके वोकेशनल डेवलपमेंट के माध्यम से, कहीं ना कहीं रटने ज़्यादा, हाँ, स्किल पे फोकस करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो आप अभी तक सुन रहे थे आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्री राम निवास सिंह जी को, जिन्होंने बहुत आज हमें सिखाया। काफ़ी इंफॉर्मेटिव एपिसोड रहा, अभी तक का जितने भी एपिसोड हमने शूट किए हैं सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एपिसोड रहा। यहाँ पे वर्तमान स्थिति में क्या टीचरों की हालात हैं, अभिभावक को जो राय दी सर ने एनईपी के बारे में, बच्चों के बारे में, बच्चों बोर्ड में कैसे प्रेजेंट करें उसके बारे में। तो सर धन्यवाद, आपने आज हमें इतना सिखाया। आपका भी धन्यवाद, आपने हमको बुलाया और आपका आशीर्वाद हम लोग पे हमेशा बना रहे।
तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ और एक नई कहानी के साथ।